Today we will discuss the welding defects. वेल्डिंग डिफेक्ट्स। ओके, तो हमने बच्चे वेल्डिंग के जितने भी प्रोसेसेस थे, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग और उन सब के टाइप्स वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब सिंस इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कुछ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दैट प्रोसेस, it is quite obvious that there will be some form of defects if those processes are not performed with the proper care and accuracy. Okay, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है जी। वेल्डिंग डिफेक्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बारी जैसे एक डेमो पर्पस के लिए आपको बता देता हूँ दैट फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्क पीस। ये हमारे पास वर्क पीस है। फिर क्या करते हैं आप, इसके एज प्रिपेयर करते हैं। You will prepare its edge like this. Okay, so this is the workpiece which is to be joined, which is to be joined, which is to be joined. सर, हाँ जी सर रिकॉर्ड कर रहे हो आप? हाँ, मैंने चालू कर दिया। ओके सर। ठीक है ना, ये शेप है, ये मैंने पूरी प्रॉपर शेप बना दी आपके लिए। दिस इज द शेप। अब बच्चे आप जब इसकी वेल्डिंग करेंगे, एंड यू विल डू इट्स वेल्डिंग, जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे बच्चे, जोड़ने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, तो अगर आपने वो प्रॉपर केयर नहीं किया, प्रॉपर केयर से मेरा मतलब है कि अगर आपने वेल्डिंग की जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं थी, जो करंट आपने यूज किया है वो मान लीजिए प्रॉपर नहीं था, है ना, करंट एंड वोल्टेज सेटिंग, इलेक्ट्रोड जो आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली ड्राई नहीं है, ड्राई नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ मॉइस्चर है। ओके, कूलिंग जो हो रही है हमारे वर्कपीस की, वो कूलिंग रेट प्रॉपर नहीं है। तो इन सब रीजंस की वजह से ना कुछ डिफेक्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और वो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रैक्स, स्पैटर। पहले मैं डिफेक्ट्स के ना नाम लिख देता हूँ। स्पैटर्स, रेजिडुअल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। सॉलिड इंक्लूजन, या जिसको मैं स्लैग इंक्लूजन भी बोल सकते हो, इंक्लूजन, पोरोसिटी, पोरोसिटी भी उसमें डेवलप हो सकता है ना। फिर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फ्यूजन, ये भी हो सकता है। सेवेंथ, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर शेप। एट्थ, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, embrittlement. So these are some of the names of the possible welding defect जो एक वेल्डिंग प्रोसेस करने के दौरान अराइज हो सकते हैं अगर कोई आपने ढंग से नहीं किया है प्रोसेस। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम देखते हैं।
ठीक है, अब ये जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे जो प्लेट्स बनाए हैं इसको बोलते हैं बच्चे एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन। और जो आप मेटल को जब आप बच्चे पोर करेंगे, जब आप मेटल की इसके वेल्डिंग करेंगे तो आप कैसे करते हो बच्चे, एक सेटिंग, एक एक पास करोगे रूही, एक पास करोगे वेल्डिंग, एक पास किया वेल्डिंग का थ्रू आउट द लेंथ, ये हो गया एक पास, है ना। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, स्लैग आएगा ना, स्लैग जमा होगा इसके ऊपर, फिर आप उस स्लैग को हटाओगे, रिमूव करोगे, फिर दूसरा पास लेके आओगे, दूसरे पास करोगे, फिर उसमें भी स्लैग आ सकता है, आएगा, फिर वो स्लैग रिमूव करोगे, फिर तीसरा पास करोगे। तो इस तरीके से ना नंबर ऑफ पासेस के बाद यू मेक द कंप्लीट वेल्ड, अगर थिकनेस ज्यादा है तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है जी। अब बच्चे अगर आप इसको फ्रंट से जब हम देख रहे थे इसको तो इट विल लुक लाइक दिस। अगर आप फ्रंट से देखोगे ना, मैं थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ अब इसको, तो इस तरीके से दिखेगा। ये ऐसे ऐसे दिख रहा होगा आपको, है ना, जब आप सामने से देखेंगे। अब ये जो एरिया जो फिल हुआ है ना बच्चे, अगर ये कंप्लीटली फिल हो गया, अगर ये इस तरीके से कंप्लीटली फिल हो गया, अगर ये कंप्लीटली ऐसे फिल्ड हो रहा है लाइक दिस नीचे तक, सो दिस इज द परफेक्ट वेल्ड। ये बच्चे परफेक्ट वेल्ड है, ऐसा होना चाहिए वेल्डिंग। जब आप वेल्डिंग करोगे, वेल्ड जो बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, तब मैं उसको परफेक्ट वेल्ड बोलूंगा। ये पूरा कंप्लीटली ऐसे मिला हुआ होना चाहिए इसके साथ, ये ऐसे। सो दिस इज द कंप्लीट वेल्ड। तो आप अब देखेंगे डिफेक्ट कैसे होंगे, फिर ये तो कंप्लीट वेल्ड हो गया, डिफेक्ट कैसे होंगे। अगर इस कंप्लीट वेल्ड में, अगर इस कंप्लीटेड वेल्ड में, यहाँ पे भी मैं बना देता हूं, अगर इस कंप्लीटेड वेल्ड में, दिस इज द कंप्लीट वेल्ड, और ये थ्रू आउट होगा, है ना, थ्रू आउट द लेंथ इट शुड बी लाइक दिस, अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने वेल्डिंग की और कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हुए वेल्डिंग में, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द एज, जो आपने एज बनाया है, एज आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, है ना, या कूलिंग रेट आप अचीव नहीं कर पाए, जिस रेट से इसकी कूलिंग करनी थी वो नहीं कर पाए, तो उसके कारण ना कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब वो डिफेक्ट्स कैसे होंगे, डिफेक्ट्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, पहला क्रैक्स। ये जो पूरा इसका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, यहाँ पे ना कुछ क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्रैक डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्रैक डेवलप हो रहा है उसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। और अगर इसके ट्रेवर्स डायरेक्शन में ऐसे कोई डायरेक्ट कोई आपका क्रैक डेवलप हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्रैक। और कुछ क्रैक आप ऐसे भी देखेंगे जो ऐसे ओरिजिनेट हो रहे होंगे और ऐसे सारे डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना, इस तरीके की भी उसमें क्रैक्स हो सकते हैं। तो इनको मैं बोलता हूँ स्टार क्रैक, स्टार्ट नहीं स्टार, स्टार, STAR, स्टार क्रैक, स्टार की फॉर्म में है ना। सो ये पहला डिफेक्ट है कि आपकी जो वेल्डिंग है उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट। सो सो द क्रैक्स मे बी ऑफ द स्मॉल साइज, माइक्रो साइज में भी हो सकते हैं और बच्चे मैक्रो साइज में भी हो सकते हैं, एंड दे अपीयर ऑन दी वेल्ड मेटल। ये है वेल्ड मेटल, इसको बोलते हैं वेल्ड मेटल, जो रेड वाला है वेल्ड मेटल, और इसको बोलते हैं बेस, बेस प्लेट या बेस मेटल। कुछ क्रैक प्रोपेगेट होते होते वेल्ड मेटल से होते होते बेस प्लेट तक भी आ सकते हैं, वो बेस प्लेट को भी उसमें भी क्रैक जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर दी क्रैक, दीज आर दी क्रैक्स इन दी वेल्ड मेटल, और कुछ क्रैक बेस मेटल में भी डेवलप हो सकते हैं। कैसे कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होंगे, ट्रेवर्स क्रैक्स होंगे और स्टार टाइप क्रैक्स होंगे।
स्टार टाइप क्रैक्स होंगे। और क्रैक डेवलप क्यों हुए हैं बच्चा? डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन द वेल्ड। जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस इसके अंदर जो जनरेट हो रहे हैं, अगर वो आपने रिलीव नहीं की, तो दैट विल जनरेट द क्रैक, दैट विल जनरेट द क्रैक। तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। दीज आर द क्रैक्स, दीज आर दी क्रैक्स, ये क्रैक है बच्चे देखो, दीज आर दी क्रैक्स। तो ये इस तरीके का बेस प्लेट तक भी जा रहा है, ट्रांसवर्स क्रैक, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, ये स्टार क्रैक। क्लियर हो गया? तो ये क्रैक डेवलप हो सकते हैं, पहला। दूसरा, रेजिडुअल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो सकते हैं, और रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से ही क्रैक भी बन सकता है। अगर रेजिडुअल स्ट्रेस कम है तो वो तो एक डिफेक्ट हो गया, बट एक लिमिट से ज्यादा हो गया, किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस ज्यादा हो गया, तो दैट में रिजल्ट इन द क्रैक एज वेल। अब रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होता है बच्चे? जब भी आप किसी मटेरियल को, किसी भी चीज को, मटेरियल क्या, किसी भी चीज में हो सकता है, ये तो ये मटेरियल है, आप क्या कर रहे हैं वेल्डिंग में, हम क्या कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट, और उसके बाद वो कूल हो रहा होगा, उसके बाद वो कूल हो रहा है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज टू फेनोमेना, बिकॉज ऑफ द हीटिंग एंड द कूलिंग, ये जो मेटल है, ये जो मटेरियल है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग सम एक्सपेंशन, कुछ एक्सपेंशन हो रहा होगा ना पार्टिकल्स के बीच में जब मैं उसको हीटिंग करूंगा, और जब कूल करूंगा तो कुछ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, कुछ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज टू, जो अंदर जो मेटल के ग्रेन्स हैं, दे दे एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस, दे एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस, जिसको मैं बोलता हूँ रेजिडुअल स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेस। क्लियर? और इसको हमें रिलीव करना होता है, इसको हमें रिलीज करना होता है, और इसको रिलीज करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं बच्चे, हीट ट्रीटमेंट। इसीलिए हम एक प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज हीट ट्रीटमेंट। ये नहीं करोगे, और अगर रेजिडुअल स्ट्रेसेस का जो अमाउंट है वो अगर ज्यादा हो गए, तो दीज रेजिडुअल स्ट्रेसेस मे ऑल्सो क्रिएट सम क्रैक्स। आपको विजिबल नहीं होगा स्ट्रेस मेटल के ऊपर, बट ज्यादा हो जाएगा तो दैट में रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्रैक। और एक दूसरा हो सकता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, वो जो शेप है मेटल की उसको वो डिस्टॉर्ट कर देगा, वो जो शेप है मेटल की उसको वो डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। सो इट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेजिडुअल स्ट्रेस। ये है इफेक्ट रेजिडुअल स्ट्रेसेस के। फिर इसमें तीसरा डिफेक्ट क्या है, कि भाई पोर्स भी जनरेट हो सकते हैं, कि पोर्स भी जनरेट हो सकते हैं। पोर्स कैसे जनरेट होंगे बच्चे? अब ड्यूरिंग द वेल्डिंग, जैसे आर्क वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो, तो हमने देखा है कि वो मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करते हैं हम, बेस प्लेट को भी मेल्ट करते हो आप, और जो इलेक्ट्रोड जिससे ये फिल हो रहा है, आप फिलर की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है, इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है। और उस दौरान इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू एब्जॉर्ब द गैसेस, वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो इसके ऊपर कोटिंग आपने चढ़ा रखी है, अगर इस कोटिंग के अंदर मॉइस्चर आ गया, अगर अच्छे से बेक्ड नहीं थी, अगर इस कोटिंग के अंदर मॉइस्चर आ गया, तो वो मॉइस्चरस फ्लक्स जो है वो इस वेल्डिंग एरिया में आ जाएगा, वेल्डिंग एरिया में आ जाएगा। और जैसे ही वो उसको हीट मिलेगी, जैसे ही वो उसको हीट मिलेगी, वो जो मॉइस्चर था वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो सॉलिडिफाई होने से पहले ही वेपर बाहर नहीं निकल पाया, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पोर्स, जैसे हमने कास्टिंग में देखा था, that will result in the form of the pore or the porosity। अब ये जो pores हैं, ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट, थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल, ये मानो लेंथ है, तो ऐसे भी पोर्स हो सकते हैं, एक लाइन में हो सारे पोर्स, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड हो जाए सारे पोर्स, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये पोर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। लॉन्गिट्यूडनल पोर्स अगर एक ही लाइन में है, एक ही जगह पे है, तो एक्यूमुलेटेड पोर्स, एक्यूमुलेटेड पोर्स, पोर्स है ना। और कुछ पोर्स की शेप वॉर्म की शेप की भी होती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके के
वॉर्म 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 की शेप की, इस तरीके के, तो इनको मैं वॉर्म होल पोरोसिटी भी बोल देता हूँ। क्लियर? तो पोर्स कैसे भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, क्लस्टर बन के भी हो सकते हैं, एक्यूमुलेट बन करके भी हो सकते हैं, और वॉर्म की शेप में भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन इट शेप। इसी तरह सॉलिड इंक्लूजन भी हो सकता है, सॉलिड इंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ स्लैग इंक्लूजन। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वेल्डिंग करके जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो लेयर बाय लेयर की थी बच्चे वेल्डिंग। तो जब एक लेयर की वेल्डिंग हो जाएगी, एक पास हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, जो स्ट्रेस, जो स्लैग बना होगा यहाँ पे, वो स्लैग हमें रिमूव करना पड़ेगा। और अगर वो स्लैग अच्छे से रिमूव नहीं हुआ और दूसरा पास ले आए आप, ये था फर्स्ट पास और ये था सेकंड पास, तो दूसरा पास उसी के ऊपर अगर आपने बना दिया, तो वो स्लैग अंदर रह जाएगा एंड दैट विल कॉज अ डिफेक्ट, दैट कॉज अ डिफेक्ट। ओके, फ्लक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फ्लक्स के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, जो कोटिंग थी उसके अंदर, मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल था जो रिक्वायर्ड नहीं था वेल्डिंग के अंदर, तो अगर आपने क्लीन करके नहीं बनाया था फ्लक्स को, इसकी कोटिंग को, या सबमर्ज्ड आर्क ये था, तो ये भी इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल की तरह इसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन द सॉलिड इंक्लूजन। या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो हॉपर से आप फ्लक्स को पोर इन कर रहे थे, उस फ्लक्स के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो वो भी इस एरिया में आ सकते हैं, दैट विल रिजल्ट इन दी सॉलिड इंक्लूजन। फिर आता है हमारा लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, इट इज द अनदर डिफेक्ट या इम्प्रॉपर फ्यूजन। अब ये किस कारण जनरेट हो सकता है बच्चे, इसके जनरेट होने में क्या है कि जब हमने एज बनाया था, ये मान लीजिए आपने एज बनाया था और एज अच्छे से क्लीन नहीं किया, एज अच्छे से आपने क्लीन नहीं किया, एज के ऊपर मान लीजिए कोई पार्टिकल लगा हुआ है या ऑयल लगा हुआ है, कोई रस्ट ही लगा हुआ है, एज बनाए बहुत दिन हो गए और उस पर रस्ट लगा रह गया। अब फिर जब आप इसकी वेल्डिंग करेंगे बच्चे, जब आप इसकी वेल्डिंग करेंगे, तो जो मेटल है जो इसके अंदर फिल होगा, मेटल ये तो बहुत अच्छे, एक एंड ये आपने क्लीन नहीं किया था, इट वॉज नॉट क्लीन्ड प्रॉपर, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये क्लीन नहीं है, और ये जो ग्रीन कलर का जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है इसको जोड़ने, ये क्लीन था, तो इसमें तो बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी इस सरफेस के साथ और इस मेटल की। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए रस्ट है, यहाँ पे ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, येलो कलर का रस्ट लगा हुआ था यहाँ पे मान लो, तो वो रस्ट तो कांटेक्ट नहीं होने देगा ना वेल्डिंग मेटल का विद द बेस प्लेट, ये कांटेक्ट नहीं होने देगा। ओके, तो इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट फ्यूजन। ये जो ग्रीन वाला मेटल है रेड वाले के साथ वो फ्यूज ही नहीं हो पाया, तो ये जगह रह गई यहाँ पे। सो दिस इज द इनकम्प्लीट incomplete fusion when the failure to fuse together either the base metal and the weld metal, ये हो सकता है, और subsequent beads in multi-pass welding। multi-pass welding, आपने मान लीजिए ये वेल्डिंग करनी थी, एक पास अच्छे से कर दिया, ये पास ले दिया, फिर जब दूसरा पास आप करने आए तो वो थोड़ा सा फ्यूज होने से फ्यूज नहीं हो पाया, ये एरिया रह गया। तीसरा पास अच्छा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट फ्यूजन रह गया। सो दिस इज द डिफेक्ट। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, आप जो डिजाइन कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, उसको क्लीन अच्छे से करें, इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो अच्छे से लें कि एक ही बार में मतलब मैक्सिमम टाइम में वो फिल हो जाए, है ना। सो दिस इज द लैक ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या इम्प्रॉपर शेप्स, इम्प्रॉपर शेप्स। अब यहाँ पे देखो, ये हमने एज बनाया था, बट जो इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक मेटल ही नहीं पहुंच पाया, तो इनकम्प्लीट रह गया ना ये, दिस रिमेन्स इनकम्प्लीट। इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ये पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं हो पाया लिक्विड मेटल इसको फिल करने के लिए। इसी तरीके से वो डिफेक्ट होगा इनकम्प्लीट फिलिंग। इनकम्प्लीट फिलिंग उसमें क्या है, दिस इज द इनकम्प्लीट फिलिंग, दिस इज द इनकम्प्लीट फिलिंग। आइडियली इट शुड फिल लाइक दिस, ये पूरा फिल हो जाना चाहिए था, बट ये फिल ही नहीं हो पाया, इतना इतना एरिया रह गया। सो दिस इज द इनकम्प्लीट फिलिंग। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल नहीं हो पाया, अगर ये तो फिल हो गया, ये परफेक्ट वेल्ड होता बच्चे अगर ये ऐसे होता, बट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा मेटल यहाँ पे सरफेस के ऊपर डाला हुआ है,
सो इट इज द ओवरलैप, इसको कहेंगे हम ओवरलैप। इसकी जरूरत थोड़ी थी, वेल्डिंग तो इसी एरिया में होने हैं। सो इट इज द ओवरलैप, इट इज द ओवरलैप। ठीक है, एक्सेसिव दे दिया आपने। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये वेल्डिंग ऐसे कंप्लीट हो जानी चाहिए थी ये, बट एक्स्ट्रा दे रखा है आपने। सो दिस इज द एक्सेसिव, हियर इट इज आल्सो द एक्सेसिव। अब यहाँ पे जो कम रह गया एजिस पे, उसको हम बोलते हैं बच्चे अंडरकट, दैट इज नोन एज द अंडरकट। दोनों साइड रह गया तो दोनों साइड अंडरकट बने हुए हैं, दीज आर द अंडरकट। और अगर अनइवन कूलिंग हुई है, अनइवन कूलिंग हुई है, दैट may result in the distortion of the plates, distortion of the plates या base metal, base metal. Clear? So these are the different types of cracks, oh, defects in the welding, in the welding. ठीक है, क्लियर है सबको? वेल्डिंग डिफेक्ट क्लियर है? डिफेक्ट्स आर क्लियर? यस सर। ठीक है, अब बच्चे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला था इलेक्ट्रोड्स का। हमें जो पता है, ये चीजें हमें पता है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोड हमें पता है कि हम दो तरीके की यूज कर सकते हैं, नॉन कंज्यूमेबल भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी आप बच्चे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल ऐसे मेटल्स के बने होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आप बना सकते हैं, कार्बन का बना सकते हैं, ग्रेफाइट का बना सकते हैं, है ना, ग्रेफाइट का बना सकते हैं। फायदा क्या है बच्चे नॉन कंज्यूमेबल का? एक तो आर्क बनाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा जो आर्क की लेंथ है, जो आर्क लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा ना, वो पिघल नहीं रहा। एक बार ये है इलेक्ट्रोड और ये है वर्क पीस, एंड दिस इज द आर्क। ये आर्क है इन दोनों के बीच में, अभी हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पिघल नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रोड पिघलता तो ये कम हो जाता, तो आर्क लेंथ बढ़ जाती, फिर आपको इलेक्ट्रोड को नीचे करना पड़ता। तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है नॉन कंज्यूमेबल की। और कंज्यूमेबल का क्या 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 मतलब है कि इलेक्ट्रोड एक तो आर्क तो बनाएगा ही बनाएगा, बट इट विल आल्सो एक्ट एज द फिलर मेटल, आल्सो एक्ट एज द फिलर मेटल। इस वजह से जो नॉन कंज्यूमेबल, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल सेम कंपोजिशन का होना चाहिए जिस कंपोजिशन का हमारा वर्क पीस है। माइल्ड स्टील को वेल्ड कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड भी माइल्ड स्टील का ही होना चाहिए। अब जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, हमने देखा जब अब समझ राख वेल्डिंग पढ़ रहे थे या मिग वेल्डिंग पढ़ रहे थे, उसमें वो वायर की फॉर्म में था, है ना। कुछ कुछ केसेस में हमने कोटिंग भी देखा है, शील्डेड मेटल आर्क में, उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर हम कोटिंग चढ़ा के रखते हैं। आप चाहें तो बेयर भी उसको यूज कर सकते हैं इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लक्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लक्स। अब बच्चे याद कैसे रखें भाई कि कौन सा नॉन कंज्यूमेबल है कौन सा कंज्यूमेबल है? ये तो आप भूल जाओगे विद टाइम, जब आप वेल्डिंग प्रोसेस को रिवाइज नहीं करेंगे बार बार। तो सिंपल सा तरीका है, ये जैसे नाम लिखे हुए हैं सारे वेल्डिंग प्रोसेस की, ये है जैसे शील्डेड, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ये, है ना, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, टिग है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, मिग है, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, और ऐसे ही एक और होता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, आपके सिलेबस में नहीं है। अब इन वेल्डिंग के नाम पे जहां पे भी किसी एलिमेंट का नाम आ रहा है, जहां पे भी अगर किसी बच्चे एलिमेंट का नाम आ रहा है उस वेल्डिंग के नाम में, वहां पे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। अगर वेल्डिंग के नाम में किसी एलिमेंट का नाम आ रहा है वहां पे हम नॉन कंज्यूमेबल को यूज करेंगे। जैसे देखो टिग, टिग में देखो आ रहा है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो टंगस्टन इज एन एलिमेंट ना, टंगस्टन इज एन एलिमेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसा होगा? नॉन कंज्यूमेबल, है ना। और पढ़ो, और यहाँ पे देखो कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन इज एन एलिमेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे नॉन कंज्यूमेबल। और देखो एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पे नाम आ रहा है, दिस इज द हाइड्रोजन, तो यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। वहां वहां पे मैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को बच्चे यूज करूंगा। और यहाँ पे देखो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, किसी एलिमेंट का नाम है नहीं है, तो मैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करूंगा। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, कोई एलिमेंट का नाम नहीं है,
इट मीन्स कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोस्लैग कोई नहीं है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। हालांकि इलेक्ट्रोस्लैग का एक वेरिएशन में मैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। आपके कोर्स में सिर्फ यही वाला है। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आ रहा था तो नॉन कंज्यूमेबल, कार्बन में कार्बन एलिमेंट है तो नॉन कंज्यूमेबल। तो इस ट्रिक से बच्चे आप याद रख सकते हैं कि क्या किस केस में कौन सा वेल्डिंग हम इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। ठीक है जी। अब जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स थे। तो इलेक्ट्रोड पे हमने देखा है बच्चे कोटिंग चढ़ा के रखते हैं। जनरली शील्डेड मेटल आर्क में उस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ना कोटिंग चढ़ा के रखते हैं हम, है ना। अब वो कोटिंग होती क्या है, क्या क्या उसके अंदर मिक्स होता है इस कोटिंग के अंदर, एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि उस कोटिंग के अंदर क्या क्या मिक्स्ड होता है। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। अब उस कोटिंग का देखो काम क्या होता है, उस कोटिंग का काम है स्लैग फॉर्म करना। उस कोटिंग का काम है बच्चे स्लैग फॉर्म करना। सो दीज आर दी कोटिंग एलिमेंट्स दीज आर दी कोटिंग एलिमेंट्स। अब स्लैग फॉर्मेशन करने के लिए कुछ उस कोटिंग में डालना पड़ेगा ना, जिससे वो स्लैग बने। तो ये दीज आर सम एलिमेंट्स विच आर एडेड इन द कोटिंग टू मेक इट दी स्लैग, टू मेक दी स्लैग। एस्बेस्टोस, माइका डाल सकते हैं, सिलिका डाल सकते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर दूसरा काम क्या है कोटिंग का, कि जो आर्क बनी है वो स्टेबल रहे, है ना, वो बुझ ना जाए, वो वैनिश ना हो जाए। तो आर्क स्टेबलाइजिंग एजेंट हमें हमें कुछ डालने पड़ते हैं। TiO2, ZrO2, दीज आर दी फेमस वन। इनकी वजह से आर्क स्टेबल बनी रहती है। और इनको मैं देता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ रूटाइल। इनको रूटाइल नाम से मैं डिफाइन करता हूँ। तो जो कोटिंग होगी वो रूटाइल कोटिंग कहलाएगी अगर ये एलिमेंट उसके अंदर है। ठीक है। आप डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें डालने पड़ेंगे कि वो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो उसके लिए हमें सेलुलोज टाइप एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। आप चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, और भी कुछ जी जो एलिमेंट्स है, दीज कैन बी देयर। अब ये सारे एलिमेंट तो डाल दिए, अब इनको चिपकाएं कैसे इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो कुछ आपको बाइंडिंग एजेंट भी उसके अंदर डालने पड़ते हैं, लाइक सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम एंड एस्बेस्टोस। ओके। तो ये सारी चीजें डालने के बाद हमारे पास कोटिंग बनती है। अगर एलॉइंग भी चाहिए स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो आप कुछ एलॉइंग एलिमेंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में वो एलॉइंग एलिमेंट हमारे वेल्ड के अंदर मिक्स हो जाए, तो वो वेल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, है ना। तो ये सारे हैं। तो इन सबको मिक्स करके हम फिर कोटिंग इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ाते हैं। एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ दीज कोटिंग्स, दीज एलिमेंट्स, जो कोटिंग होती है वो रूटाइल टाइप की भी हो सकती है, वो बेसिक भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है, और सेलुलोज टाइप भी हो सकती है। सेलुलोज टाइप भी हो सकती है ना। अब बच्चे अगर आपको याद हो, तो जो हमने सबसे पहली पहली क्लास की थी, मेरे ख्याल जब फर्स्ट फ्यू क्लासेस हमने की थी, जब आर्क वेल्डिंग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक फोटो दिखाया था इलेक्ट्रोड का। यस, दिस वन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड का। अब ये जो इलेक्ट्रोड का फोटो है, अब देखो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ना एक नंबर लिखा हुआ है E6013, है ना। E6013 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, E6013। और ये कोटिंग है, ये वो कोटिंग है जिसमें वो सब कुछ मिला हुआ था। ठीक है। और कोड लिखा हुआ है E6013। अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं कि इस कोड का मतलब क्या है। तो ये वो कोड है, इस तरीके का वो कोड है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। कोटिंग का फायदा क्या होता है सर? अच्छा, कोटिंग के अंदर है क्या, दैट कोटिंग हैज फ्लक्स। फ्लक्स। तो उसके क्या क्या फायदे हैं, पहला वो स्लैग बनाता है, दूसरा जो आर्क बनी है हमारी उसको स्टेबल रखता है कि वो एक्सटिंग्विश ना हो जाए, है ना। तीसरा, वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, हमारे वेल्डिंग एरिया को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। और ये सब चीजें, ये सारे वो काम कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट काम है, ये नहीं हो पाएंगे तो डिफेक्ट्स बनेगा वेल्डिंग में, है ना। अब इस कोटिंग में जो फ्लक्स है उसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में मैं कोटिंग यूज करता हूँ। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में मैं कोटिंग चढ़ा देता हूँ इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है। फिर जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, उसमें मैं अलग से ग्रेनुलर फ्लक्स लगाता हूँ।
मैं ग्रेनुलर फ्लक्स लगाता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप फ्लक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एडवांटेज है बच्चे। स्लैग बनाना जरूरी है। स्लैग क्या होता है बच्चे, जब ये फ्लक्स वेल्डिंग एरिया के वेल्डिंग के साथ मिक्स होगा, वेल्डिंग मेटल के साथ, तो कोई इम्प्योरिटी है उस वेल्डिंग में, मान लो कोई डर्ट आ जाता है, कोई फॉरेन एलिमेंट है, वो उसके साथ मिक्स होके ऊपर आ जाता है, इट हैज लो डेंसिटी, तो ऊपर आ जाएगा, फिर मैं स्लैग को बच्चे रिमूव कर देता हूँ। सो दीज आर दी मेन फंक्शंस। और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया। नाउ बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स, जो कोटिंग है वो रूटाइल भी हो सकती है, एसिडिक, बेसिक और सेलुलोज टाइप हो सकती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। एंड दिस इज द कोडिंग, दिस इज द कोडिंग। अगर ये कोड किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर लिखा हुआ है, तो ई, जो पहला ई लिखा हुआ है ना, इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड, वो रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, वो रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि वो जो इलेक्ट्रोड बनी थी, वो जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड आप देख रहे थे, कौन से प्रोसेस से बनी है, वो प्रोसेस से बनी है एक्सट्रूजन प्रोसेस से। नाउ एक्सट्रूजन इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल फॉर्म 3rd यूनिट में। फिर बी, जो नेक्स्ट लेटर होगा वो है बी, वो है बी। अब बी की जगह ना कुछ भी हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करेगा कोटिंग का नेचर, ये रिप्रेजेंट करेगा कोटिंग का नेचर। बी अगर लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि उस कोटिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिक है नेचर में। अगर यहाँ पे मैं आर लिख देता बच्चे, मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पे लिखा हुआ है ER6012 या इसी तरीके का, तो ई तो सेम रहेगा, बनेगा तो वो एक्सट्रूजन से ही। आर का मतलब हो जाएगा कि उसके ऊपर जो कोटिंग है वो है रूटाइल नेचर की, रूटाइल नेचर की। रूटाइल नेचर मतलब उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, TiO2 एंड ZrO2। क्लियर हो गया। उसके बाद जो 3rd नंबर है 6, ये बताएगा कि जो आपने उसके जो इलेक्ट्रोड का नेचर है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। 6 के बाद 3 बताएगा परसेंटेज एलोंगेशन कितना हो सकता है आपके मटेरियल का उस इलेक्ट्रोड को यूज करने के बाद। 1 बताएगा कौन कौन सी वेल्डिंग पोजीशंस विल बी सुटेबल फॉर दैट इलेक्ट्रोड, और 2 बताएगा करंट और वोल्टेज की सेटिंग क्या थी। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोड, नोमेनक्लेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अब बचता है हमारा लास्ट डिस्कशन ऑन द वेल्डिंग, दैट इज, हाँ जी बोलो बच्चे। चलिए, डायरेक्ट करंट, स्ट्रेट पोलैरिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। एक हमने पढ़ा था बच्चे डायरेक्ट करंट, फर्स्ट क्लास जो थी, रिवर्स पोलैरिटी, पोलैरिटी है ना, ये हमने पढ़ा था ना, डायरेक्ट करंट, स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलैरिटी। अब ना डिफरेंस करना है इन दोनों में, क्या क्या डिफरेंस है। पहला देखो, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोड होता है उसको मैं नेगेटिव रखता हूं, और जो वर्क पीस होता है उसको मैं पॉजिटिव रखता हूं, उसको मैं पॉजिटिव रखता हूं। ठीक है, इसकी स्लाइड भी है शायद मेरे पास, स्लाइड से बढ़ाता हूं, स्लाइड है, शुरू में हमने जब पढ़ रहे थे ना तब किया था। एल्यूमिनियम वाला सर। हैं? जिस दिन ये पढ़ रहे थे ना हम, ये है शायद, ये रहा, ये रहा, यस दिस इज दिस स्लाइड, ये है बच्चे, मैं रब कर देता हूँ। देखो, ये तीनों का ना कंपैरिजन है पोलैरिटीज का। पोलैरिटी हमने 3 पढ़ी थी, फर्स्ट क्लास जो हमने किया था, तब हमने पोलैरिटीज पढ़े थे कि कौन कौन सी पोलैरिटीज होते हैं। मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहीं कहीं होगा, मैं अभी दोबारा बता ही रहा हूँ। देखो, पोलैरिटीज कैसे कैसे, इलेक्ट्रोड को जब आपने नेगेटिव किया और वर्कपीस को पॉजिटिव किया, तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से निकल के विल स्ट्राइक ऑन दी वर्कपीस, वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन, हाँ जब एल्यूमिनियम वाला कर रहे थे, यस करेक्ट, तो जब इलेक्ट्रोड
वर्कपीस से जब इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रोड पे टकराएगा तो इलेक्ट्रोड ज्यादा हीट होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस वाले में ज्यादा हीट कहाँ प्रोड्यूस होगा, वर्कपीस के ऊपर, और इस वाले में ज्यादा हीट कहाँ प्रोड्यूस होगा, हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो डायरेक्ट और रिवर्स पोलैरिटी है। तो ये तो होगी बच्चे रिवर्स पोलैरिटी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बनाया, इलेक्ट्रोड को जब मैं नेगेटिव बनाता हूं तो उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। अब आप ही बताओगे मेरे को सब कुछ, हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट जनरेशन इन केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी ज्यादा कहां पे होता है, जल्दी बताओ। मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एट इन केस ऑफ वर्कपीस, रिवर्स, रिवर्स में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर ना, देखो तो 2/3 हीट हमारा इलेक्ट्रोड पे है ना, और स्ट्रेट पोलैरिटी होगी तो ज्यादा हीट हमारा वर्कपीस पे होगा। वर्कपीस हाँ स्ट्रेट में, ठीक है। अब दूसरा है बच्चे मेटल डिपोजिशन रेट, मेटल डिपोजिशन रेट, इसका मतलब है कि फिक्स टाइम में इलेक्ट्रोड से मेटल पिघल के वर्कपीस पे किस पे ज्यादा जाएगा, रिवर्स में ज्यादा जाएगा कि स्ट्रेट में ज्यादा जाएगा, बताओ। रिवर्स पे। ऑब्वियस है ना, क्योंकि रिवर्स में हीट ज्यादा, इलेक्ट्रोड ज्यादा हीटेड हो रहा है तो ज्यादा मेल्ट होगा, तो ज्यादा उसका मेटल डिपोजिशन रेट होगा। तो ये हाई हो गया हमारे पास, है ना। अब तीसरा फोर्थ डिफरेंस देखो, थिकनेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्डेड, किस पोलैरिटी से हम कौन सा वर्कपीस हम वेल्ड करेंगे, ये है हमारा फोर्थ डिफरेंस। तो इसमें थिन शीट्स लिखा है, इसमें थिक शीट्स लिखा है। क्यों लिखा है बच्चे इस पे थिन शीट, रिवर्स पोलैरिटी पे आप थिन शीट से वेल्ड करेंगे, थिन शीट्स को वेल्ड करेंगे। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि बच्चे इसमें क्या है, रिवर्स पोलैरिटी में ज्यादा हीट इलेक्ट्रोड पे है और वर्क पीस पे कम हीट है, वर्क पीस पे कम हीट है। अब शीट है थिन, तो अगर थिन शीट को अगर आप ज्यादा हीट दे दोगे तो वो जो थिन शीट है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, उसके अंदर होल हो जाएंगे, वो वेल्ड ही नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो थिन शीट है, हमें कम हम हमें क्या होगा, कम हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं रिवर्स पोलैरिटी से उसको वेल्ड करूंगा। इज इट क्लियर और नॉट। और थिक शीट में ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वर्क पीस पे ज्यादा हीट होनी चाहिए, तब मैं कौन सी यूज कर लूंगा, तब आई विल यूज दी स्ट्रेट पोलैरिटी, तब आई विल यूज दी स्ट्रेट पोलैरिटी। ओके, तो इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट, यस सर। सबको Yes, क्लियर है ना। अगर आप बचे रिवर्स स्ट्रेट पोलैरिटी थिन में यूज कर लोगे, कर सकते हो, कोई मना आपको कोई नहीं करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, वो शीट के अंदर होल्स बना देगा, वो शीट को पूरा ही मेल्ट कर देगा, क्योंकि ज्यादा गर्म कर रहा है वो। तो मैं रिवर्स से करता हूँ, है ना, तब मैं रिवर्स से उसको यूज करता हूँ। फिर आता है हमारे पास, अच्छा फिर ये देखो ऊपर पेनिट्रेशन वाला, फिर ये देखो पेनिट्रेशन वाला। पेनिट्रेशन किसको अभी हम बोल रहे थे, अभी अभी हम जब हम डिफेक्ट कर रहे थे ना, तब हम पेनिट्रेशन पढ़ रहे थे कुछ। तो पेनिट्रेशन होता है, देखो ये आप बताएंगे मेरे को डिफरेंस ये सही है कि गलत। ये होता है पेनिट्रेशन की कितना मेटल जो है, वो ये जो रूट बनाया है आपने, ये जो ये बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज दी एज प्रिपरेशन, इसको मैं पेनिट्रेशन बोलता हूँ, इस डिस्टेंस से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज दी पेनिट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज दी पेनिट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज दी पेनिट्रेशन। तो किस वाले में पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब किस वाले में मेटल जो है वो पूरा नीचे तक ज्यादा डीपर ग्रूव बनेगा, किस केस में, रिवर्स में कि स्ट्रेट में, जल्दी बताओ। स्ट्रेट में। स्ट्रेट में बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेट पे देखो वर्कपीस पे ज्यादा हीट है, वर्कपीस पे ज्यादा हीट है तो वर्कपीस मेल्ट होगा ज्यादा, है ना, और वो उतना ही डीप उस पे पेनिट्रेशन बन सकता है एज कंपेयर टू दी रिवर्स वन। और तीसरी पोलैरिटी कौन सी होती है, एसी, तीसरी पोलैरिटी होती है एसी। इसमें सब कुछ इंटरमीडिएट रहेगा, क्यों, क्योंकि एसी में क्या है, हाफ टाइम तक पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, हाफ टाइम तक नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा एज पर दी फ्रीक्वेंसी, तो साइमल्टेनियसली चेंज होता रहेगा ना बच्चे। तो इसमें आप देखो पेनिट्रेशन स्ट्रेट वाले से कम है, बट रिवर्स वाले से ज्यादा है, रिवर्स वाले से ज्यादा है। इसी तरीके से ये जो मेटल है, जो ये मेटल फेल हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं, कितना इधर है, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, इसको बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट। तो अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा पिघल रहा है तो रीइंफोर्समेंट उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड ज्यादा पिघल रहा है, इलेक्ट्रोड पे हीट ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा ब्रॉडर है, वेल्ड बीड हमारा ये थोड़ा सा कम ब्रॉडर है।
और ये दोनों का इंटरमीडिएट है। तो एसी में सब कुछ इंटरमीडिएट है, 50% ऑन द बोथ हीट, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट। आग को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है एसी में, क्योंकि उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है, बार बार उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो आग को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और नेक्स्ट एक डिफरेंस है आर्क ब्लो का। आर्क ब्लो एसी में नहीं होगा, डीसी में होगा और बहुत सीवियर कंडीशन में होगा। नाउ व्हाट इज आर्क ब्लो? आर्क ब्लो इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। ये भी बच्चे एक डिफेक्ट ही है। तो मैं डिफेक्ट वाली स्लाइड पे इसको जल्दी से लिख लेता हूं। कितना टाइम बचा है? 5 minutes। 5 मिनट है ना? हाँ ठीक है, बहुत है। आर्क ब्लो बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे आर्क ब्लो को हम लोग। आर्क ब्लो, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। यस, देखो आर्क ब्लो क्या चीज है? इट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ वेल्डिंग, आर्क ब्लो। आर्क ब्लो, अब देखिए बच्चे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड है मेटल का, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। ये इलेक्ट्रोड है मेटल का, और ये वर्क पीस है, ये बहुत लंबा चौड़ा ये वर्क पीस है। दो इलेक्ट्रोड है मेरे पास, रादर आई हैव टू इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली इसके मिडिल में काम कर रहा है। ओके, तो हमारी बच्चा एक्सपेक्टेशन होगी इस इलेक्ट्रोड से कि जो मेटल यहाँ से कंज्यूमेबल है, यहाँ से मेटल जो रिलीज हो रहा है वो यहाँ पे फिल हो जाए, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड इस वर्कपीस को फिल करे, और जो हमारा वेल्ड बनाना है वो उसको ये वेल्ड बना देगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट ऐसा बच्चे होता नहीं है। होता एक्चुअली में क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है जो मेटल डिपॉजिट कर रहा है, वो थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा इधर डिपॉजिट होगा मेटल। मेटल जो ये डिपॉजिट करेगा वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें बच्चे नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो यहाँ पे था ना, बट यहाँ पे वो डिपॉजिट करता है। क्यों करता है बच्चे? क्योंकि ये है मेटल में, और मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल विल हैव मैग्नेटिक फोर्स इन इट। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स होगी ना। तो इस मेटल की, ये जो वर्कपीस है मेटल का, इसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, और जो कि कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहे होंगे, जो कि कुछ फोर्स जनरेट कर रहे होंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूं, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी तो कुछ जनरेट कर रहा होगा, ये भी तो मेटल का ही है ना, ये भी मेटल का ही है, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो राइट हैंड पोर्शन है इस वर्कपीस का, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या करता है, यहां से जो मेटल रिलीज हो रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे आर्क जो ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी, जो ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। सो आर्क ब्लो रेफर्स टू द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये तो पहला केस हुआ। अब ये दूसरा केस है। दूसरे केस में मुझे बताओ क्या डिफ्लेक्शन होगा? डिफ्लेक्शन होगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ो कि किस कारण हो रहा है। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑन वन साइड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन साइड। अब जब ये मिडिल में है बच्चे, जब इलेक्ट्रोड, जब आपका इलेक्ट्रोड जो है वो मिडिल में है, तो आप देखोगे इसके इस तरफ भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, इसके इस तरफ भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस, यहां से जो आर्क गिरेगा, आर्क का लेंथ बनेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे रिक्वायर्ड है वहीं पे जाके वो फॉल करेगा और अपनी वेल्डिंग को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे नो आर्क ब्लो विल बी देयर, नो आर्क ब्लो विल बी देयर, और यहाँ पे हम आर्क का ब्लो देखेंगे। ओके, क्लियर हुआ? आर्क ब्लो इज सर क्लियर? हाँ जी। सर सर जैसा आपने कहा था, जैसे हम आग को एक लास्ट साइड पे रखते हैं तो वहां से और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रही है, तो बाई चांस हमें कहाँ से पता होगा ये एक तरफा होगा ये या दूसरी साइड होगा? बच्चे जिस टाइप पे आयरन, ये जो आयरन है ना, मान लो आयरन का मटेरियल है या स्टील का मटेरियल है, जिस टाइप पे इसका अमाउंट ज्यादा होगा ना, उस तरफ को ये डिफ्लेक्ट होगा।
उस तरफ को ये डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, ये भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा? मान लो आपने वेल्डिंग की है और वेल्डिंग करके जो वर्क पीसेस थे वहीं टेबल के आसपास रखे हुए हैं बहुत सारे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहीं टेबल पे Fe के वर्क पीसेस रखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे ना बच्चे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे। वो क्या करेंगे? वो इस आर्क को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब भी आप वेल्डिंग करेंगे, यू ट्राई टू मेक द सिस्टम, जो आपका वेल्डिंग का एरिया है उसको आप सेपरेट रखते हैं बाकी एरिया से, सो दैट कि आर्क ब्लो जो है वो कम से कम हो, सो दैट आर्क ब्लो जो है वो कम से कम हो। क्लियर? इज इट क्लियर? सर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो एक ही साइड होती है हमेशा। मैग्नेटिक force- फील्ड अगर आप नहीं, जो इस साइड magnetic- आयरन रख दो, अगर इस साइड ज्यादा रख दो ओके तो इस साइड को चले जाएगी। जहां उसका स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स, उस तरफ को वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके सर। और जैसे अगर आप मिडल यहाँ में पे, तो हाँ, अगर आप यहाँ पे रख रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, मान लो यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे, यस सर। तो जो ब्लो होगा आग का वो ऐसे हो जाएगा, वो इस साइड को हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ज्यादा हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे। अब इसी तरह एक और रह गया, दैट इज द स्पेटर। मैंने डिस्कस किया था, आई एम डिस्कसिंग अगेन। स्पेटर क्या होता है? वर्कपीस का जो सरफेस है, मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, आई एम मेकिंग द टॉप व्यू ओनली। दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई एम मेकिंग द टॉप व्यू बच्चे, ये देखिए। अब इलेक्ट्रोड यहां से पिघल के मेटल आ रहा है, वो इसको फिल कर रहा है, वो इसको फिल कर रहा है। तो अगर शील्डिंग अच्छी नहीं है, प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है, या करंट बहुत ज्यादा आपने कर रखा है कि बहुत जल्दी जल्दी मेटल वहां से गिर रहा है, या वेल्डिंग की स्पीड बहुत तेज कर रखी है आपने, जल्दी जल्दी आप वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहे हो, तब क्या होगा बच्चे? जब ये मेटल का ड्रॉप ऊपर से फॉल होके जब यहाँ पे गिरेगा, जब ये मेटल का ड्रॉप इसके अंदर आएगा, तो क्या होगा? इट गेट्स स्प्लैश्ड, इट गेट्स स्प्लैश्ड, इनकी स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है मेटल ड्रॉपलेट्स की, या स्प्लैशिंग हो जाती है मेटल ड्रॉपलेट की, जिसके बाद कुछ सरफेस पे भी मेटल के ड्रॉपलेट गिरना शुरू हो जाते हैं, एंड दीज ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज दी स्पेटर्स। इनको हम कहते हैं बच्चे स्पेटर। फिर हमें क्लीन करके रिमूव करने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द वेल्डिंग। ये भी बच्चे एक वेल्डिंग का डिफेक्ट है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट नंबर 2 ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की सेकेंड यूनिट हमारा आज खत्म हो गया है। वी विल